सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। सो आज के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, टाइम लग गया इसको बनाने में, फिर आई हैव टू रिकॉर्ड ऑल्सो, फिर आपके सामने कंटेंट आता है। तो यहाँ पे देखो, डॉलराइजेशन इन अर्जेंटीना एक ये टॉपिक है जो है, दैट इज़ डॉलराइजेशन इन अर्जेंटीना। देन वी हैव ऑप्टिकल फाइबर, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जंपिंग जीन क्या होता है, टीनेज गैलेक्सीज और वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, वर्ल्ड डिसऑर्डर, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और फिर मेंस का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं आज, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का हो गया, ये साइंस का हो गया, ये भी साइंस का है। उसके बाद ये भी साइंस का टॉपिक है, ये भी साइंस का टॉपिक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर का टॉपिक है, एंड देन वी हैव दिस टॉपिक दैट इज़ पॉलिटी टॉपिक है, और आखिरी में जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो आज ये सारे टॉपिक्स हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑफ दीज टॉपिक्स, एक एक करके जो जितने भी टॉपिक्स हैं वी विल डिस्कस। और इसके अलावा आज का क्वेश्चन आप देख सकते हो, डॉलराइजेशन इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड फॉर अनसस्टेनेबल इकोनॉमी। 10 मार्क्स में है, तो आकलन सीरीज़ के अंदर जो है आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। अस्थिर अर्थव्यवस्था के लिए डॉलीकरण कोई रास्ता नहीं है, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो इसमें आप सौरभ पांडे सीएससी ऐप को डाउनलोड करके आकलन सीरीज़ पे आप अपना आंसर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। और ये ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके एंड यू कैन पोस्ट योर आंसर्स। कोशिश करें आंसर रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करने की, इवेल्युएशन आपका चल रहा है। फिर इसके बाद देखो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी रास्ता आपके लिए ओपन हो जाएगा। और अभी जो बैच चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें जो क्लासेस हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। एसपी यूपीएससी 10 कोड उसमें लागू है, अभी 30% ऑफ आपको मिल जाएगा, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी आपके पास है कि आप अपना जो कंटेंट है उसको जनवरी 15 तक पूरा कर पाएंगे। दिसंबर 15 तक हमारा पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करना चाहिए। 7th जो टेस्ट है आपका एडवांस करंट अफेयर्स का, वो शेड्यूल्ड है इस संडे को, ये भी सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर है। तो छठा टेस्ट का आज रिजल्ट मैं पब्लिश कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। और 5 AM का कंटेंट भी इसी में आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। तो ये जो 7th टेस्ट है ये इस संडे को आपका शेड्यूल्ड है, तो इसको मिस नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कैन डॉलराइजेशन सेव एन इकोनॉमी। तो ये टॉपिक आपका किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये टॉपिक है आपका। एंड यहाँ पे जो है दैट इज़ डॉलराइजेशन, वी हैव दिस टॉपिक दैट वी कॉल इट एज डॉलराइजेशन। ये डॉलराइजेशन करके एक टॉपिक है, और क्या मतलब होता है, और वहाँ पे अभी नए जो प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने प्रॉमिस किया फॉर द डॉलराइजेशन, और वो इलेक्ट हो गए, अब वो डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें तो ये इकोनॉमी के अंदर है। डॉलराइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं प्लस डॉलराइजेशन क्या है, ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। अब डॉलराइजेशन की बात करें तो कोई भी देश, अगर सपोज करो कोई भी देश अगर फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट करे, जैसे हमारा देश है वो हम लोग अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, वो करेंसी क्या है, वो है रुपीज़ है। तो अगर सपोज करो वी स्टार्ट यूजिंग डॉलर एज अ आर करेंसी, तो जब हर चीज़, मान लो व्यापार है या आपकी जो भी करेंसी से रिलेटेड कार्य है, वो हर तरीके से हर बार अगर वो डॉलर के माध्यम से ही अगर होगा, या आपने डॉलर को ही करेंसी जो है वो एक्सेप्ट कर रखी है, तो उसके लिए हम जो शब्द ऐसी स्थिति के लिए बोलते हैं डॉलराइजेशन। इट मीन्स व्हाट, आप हर एक लेवल पे डॉलर पर निर्भर करते हो, आप डॉलर को ही एक करेंसी के रूप में, चाहे व्यापार हो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे जो भी कार्य है उसके लिए आप डॉलर का ही इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ होता है दैट इज़ डॉलराइजेशन, इसे हम डॉलराइजेशन शब्द जो है बोलते हैं। तो अभी हाल में ही अर्जेंटीना में जैवियर मिली करके, अर्जेंटीना का जो रिसेंट इलेक्शन है उसको इन्होंने जीता है, और उन्होंने कहा कि जो अर्जेंटीना की करेंसी है, पेसो करके जो एक करेंसी है, उसकी जगह वो डॉलर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक कदम है, अब क्योंकि अपनी करेंसी की जगह वो डॉलर का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनका ये मानना है कि करप्शन है, फिर जिस तरीके से मनी का सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड जनरेट होती है, महंगाई बढ़ती है, तो अगर डॉलर पर हम जाएंगे तो काफ़ी स्टेबिलिटी जो है वो अचीव कर सकते हैं, ऐसा मानना है उनका। तो यहाँ पे कहा गया कि जो डॉलर की जगह डॉलर के रूप में वो करेंसी इस्तेमाल करेंगे, अपनी करेंसी पेसो जो उनकी करेंसी है उसकी जगह। अब डॉलराइजेशन, वाई डॉलराइजेशन,
डॉलराइजेशन को कहा गया कि ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसके लिए? हाइपर इन्फ्लेशन के लिए। देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का वो किस पर निर्भर करता है कि इन्फ्लेशन के पीछे जो एक बड़ा फैक्टर बनता है वो है डिमांड, और डिमांड के पीछे एक बड़ा फैक्टर होता है वो है मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन एक बड़ा फैक्टर होता है कि जिस तरीके से अगर हाई मनी सर्कुलेशन है उस वजह से इन्फ्लेशन होगा। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि जब डोमेस्टिक करेंसी को रिप्लेस करके डॉलर कर दिया जाएगा तो जो मनी सर्कुलेशन है वो रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि मान लो सेंट्रल बैंक बहुत करेंसी पब्लिश कर दे या कुछ भी पॉलिटिकल रीज़न हो, बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेशन इंक्रीज कर दिया जाए, डिमांड इकोनॉमी में बहुत अधिक बढ़ेगी और इट विल रिजल्ट इनटू हाइपर इन्फ्लेशन, काफ़ी अधिक जो इन्फ्लेशन आपका रहेगा। अब अगर आप डॉलर की तरफ जाओगे तो डॉलर के केस में क्या है कि वो तो आप जितना व्यापार करोगे, जितना ट्रेड करोगे, क्योंकि वो करेंसी आप अपने देश में तो प्रिंट कर नहीं सकते हो, वो करेंसी बेसिकली वो करेंसी तो आपको जितना व्यापार और सारी चीज़ें करोगे उस बेसिस पे आपको अर्न करना है। इसके नुकसान भी होंगे कि अगर डॉलर की जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन अगर होते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी इससे काफ़ी अधिक जो है अफेक्ट होगी। सो डोमेस्टिक करेंसी जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय डॉलर। तो मनी सप्लाई जो है वो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं हो पाएगी। यही चीज़ हाईलाइट भी की गई, इसी को इन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी बनाया कि देखो डॉलर को अगर हम लेंगे तो कोई भी जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके तहत मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकता। एंड बिकॉज कि डॉलर की अवेलेबिलिटी इतनी इजी नहीं होगी तो जो डिमांड है वो डिमांड भी बहुत हाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो डॉलर अगर आपके हाथ में ज़्यादा नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि डिमांड भी रिड्यूस होगी, और डिमांड अगर रिड्यूस होगी तो कंजम्पशन रिड्यूस होगा। जब कंजम्पशन रिड्यूस होगा तो अपने आप आपकी इकोनॉमी में काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। डिमांड मतलब कंजम्पशन अगर रिड्यूस होता है तो अपने आप जो डिमांड है दैट विल रिड्यूस एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प एंड दैट विल ऑल्सो फैसिलिटेट वी कैन से कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकता है ये, या फिर इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द टू कंट्रोल द हाइपर इन्फ्लेशन। तो डॉलराइजेशन ऑल्सो हैव पॉजिटिव अफेक्ट ऑन द ग्रोथ। अगर मान लो अगर स्मॉल इकोनॉमी है दे कैन ओनली एक्सेस डॉलर थ्रू फॉरेन ट्रेड, इट वुड इंसेंटिवाइज द इकोनॉमी टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट सक्सेस। एंड जैसे देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो अगर ये डॉलर की तरफ जाते हैं तो कोई छोटा देश है, छोटी इकोनॉमी है, उनके लिए डॉलर कहाँ से आएगा? उनके लिए डॉलर मात्र जो है फॉरेन ट्रेड से ही आएगा, या उनके देश में इन्वेस्टमेंट, मान लो ऐसे देश से किसी देश से इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब सपोज कि अगर आप व्यापार करते हो और व्यापार में कहते हो कि यार हम अगर ये एक्सपोर्ट करेंगे तो जो पैसा हम लेंगे वो डॉलर में ही लेंगे, अगर ऐसी स्थिति होगी तब आपके पास डॉलर आएगा। या आपके देश में कोई आके इन्वेस्टमेंट करता है तो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो भी डॉलर में पैसा लेकर आएगा, तब डॉलर आएगा। तो इससे क्या है कि आपके पास बेनिफिट ये है कि एक तो आप फॉरेन ट्रेड पे फोकस करोगे, दूसरा आपके पास बेनिफिट ये है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब इंप्रूव करोगे। तो क्योंकि डॉलर एक हार्ड करेंसी है और डॉलर एक स्टेबल करेंसी है जिसकी वजह से फिर ग्रोथ भी जो होगा, और ग्रोथ भी होगा क्योंकि आप अपने फॉरेन ट्रेड व्यापार को इंक्रीज करोगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए प्रयास करोगे, और कहीं ना कहीं डॉलर की स्टेबल इकोनॉमी है तो स्टेबिलिटी भी आप अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, सो कॉल्ड बेनिफिट्स हैं डॉलराइजेशन की जब हम बात करते हैं। अब जो स्टेबल वैल्यू है जो डॉलर की, ये एक तरीके से इट विल इंश्योर दैट द इकोनॉमिक एजेंट्स बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक वुड बी एबल टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान। अब लॉन्ग टर्म प्लान है क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर बेनिफिट्स की बात करें कि देश को पता है कि यार ये जो डॉलर है एक स्टेबल करेंसी है, और अगर हम यहाँ पे पैसा लगाते भी हैं तो क्योंकि करेंसी स्टेबल है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न का वो सोचेंगे, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का वो सोचेंगे, तो ये बेनिफिट। लेकिन इसका देखो नुकसान भी कैसे है, देयर आर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बिकॉज देखो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे अगर आप जैसे हमारे देश का ही लो, जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में रुपीज़ है तो हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से हम रुपीस के सर्कुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, जो मनी का सप्लाई है उसको कंट्रोल करते हैं। अब अगर आप डॉलर पे निर्भर करते हो तो डॉलर तो बेसिकली देखो ये तो यूएस की करेंसी है, और सब कुछ जैसे भी ट्रेड और इन सब से आप अर्निंग करोगे उसी बेसिस में सारी चीज़ें कंट्रोल हो पाएंगी। तो यहाँ पे मतलब मनी सप्लाई, तो मॉनेटरी पॉलिसी का तो कोई रोल ही नहीं आपका रह गया है। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो किसी काम की जो है आपकी नहीं रह पाएंगी। दूसरा ये भी एक स्थिति रहती है कि जब आप कई बार एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते हो। जैसे डेप्रिशिएशन का मतलब होता है, जैसे अगर सपोज करो आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करोगे, अगर आपने कोई भी
भी चीज़ एक्सपोर्ट कर दी, जैसे आपने कुछ भी एक्स चीज़ कोई आपने एक्सपोर्ट की, जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पैसा मिल जाता है, आप क्या है अर्निंग करोगे। जैसे आपने अगर 100 रुपये की चीज़ आपने एक्सपोर्ट कर दी तो 100 रुपये आपको मिल जाएंगे, ऐसी स्थिति रहती है। जब आप करेंसी को अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करोगे, जैसे अगर आपने पहले अगर आपने $1, जैसे सपोज करो $1 70 रुपये का है, फिर $1 80 रुपये का हो गया, तो पहले जब आप जो है $1 की चीज़ एक्सपोर्ट करते थे तो 70 रुपये आपको मिल रहे थे। जब आपने अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया तो $1 की जब आप चीज़ें कर रहे हो वो 80 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो इससे बेनिफिट आपको रहता है। बट क्योंकि आपने अपनी करेंसी को आपने जो है अपनी करेंसी की जो है उसकी जो स्थिति आप लेकर आए वो ये है कि आप पूरे तरीके से डॉलर पर निर्भर हो। जब आप पूरे तरीके से डॉलर पर निर्भर हो जाते हो तो उस स्थिति के अंदर ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती। मतलब आप ना ही डेप्रिसिएशन जैसी चीज़ें कर सकते हो, ना ही मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल होता है। दूसरा, जो भी चेंजेस होंगे, मान लो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे या फिर करेंसी सर्कुलेशन में यूएस के द्वारा कुछ चेंजेस किए जाएंगे, तो तब भी नुकसान ही आपको होना है। बिकॉज फिर क्योंकि सब कुछ निर्धारित उस देश के द्वारा किया जा रहा है जिसकी करेंसी डॉलर है, दैट इज़ यूएसए। तो ये एक वी कैन से ये एक जो है चैलेंज बन जाता है। फिर डॉलराइजेशन सी दिस एज अ पॉजिटिव आउटकम, इट वुड इंश्योर द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग मेथड। तो इसमें कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो कहा जाता है डॉलराइजेशन से कुछ बेनिफिट भी होगा, इट विल हैव अ बेनिफिट ऑल्सो, बिकॉज फिर जो देश है वो कोशिश करेगा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब का इम्प्रूव करने की बात करेगा, जिससे कि उसके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जो है उसके पास डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपका आ सकता है। सो डेंजर क्या है कि अगर आप एक्सटर्नल करेंसी को अगर आप ऑप्ट भी कर रहे हो विदाउट इंडिपेंडेंट पॉलिसी, तो जैसे अब इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि यूरो को यूज़ किया गया था, जैसे ग्रीस ने यूरो को अपनी करेंसी को माना था, तो ठीक है इस चीज़ में थोड़ा बेनिफिट हुआ क्योंकि सब लोग ये यूरो जोन का हिस्सा थे। लेकिन जब क्राइसिस की स्थिति आई तो उस क्राइसिस में आप भी लपेटे में आ गए। इट मीन्स व्हाट, कि अगर डॉलर के साथ कुछ भी होता है या उसके वैल्यूएशन में कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है, सो अगर आप उसको करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप भी उससे अफेक्ट आपके होंगे। जैसे यूरो जोन क्राइसिस के टाइम पे ग्रीस के साथ हुआ था, ग्रीस ने भी यूरो को अपनी करेंसी जो है आपका जो है माना था, और उसमें उसको ये था कि यार ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, वो यूरो करेंसी लेकर आएंगे, यहाँ पे खर्चा करेंगे, उनकी कमाई होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची थी। बट जब आपकी यूरो जोन क्राइसिस आया तो ना ही, क्योंकि देखो ना ही वो अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से, जो भी उसकी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी उसके माध्यम से वो यूरो जो करेंसी है उसको चेंज कर ही नहीं सकता, उसमें कुछ सप्लाई को कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, बिकॉज यूरो करेंसी जो है पूरे यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। तो ये सब एक कहीं ना कहीं जो है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी किसी देश की है, दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड। तो ये एक तरीके का क्या है डिसएडवांटेज है। तो ये एक क्वेश्चन भी जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया, यही क्वेश्चन आज के मेंस का भी यही प्रश्न है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इट्स ओरिजिन, वर्किंग एंड डिफरेंट फंक्शंस, ये साइंस का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस के अंदर आप लिख लो ऑप्टिकल फाइबर, ये आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, आज के समय में इंटरनेट और इन सब के लिए इस्तेमाल भी होती है। जैसे लाइट रे है, ये कोर है, ये ऊपर एक लेयर है जिसे क्लैडिंग बोलते हैं, फिर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और www.sauravpandeyupsc.com ये वेबसाइट याद रखना, जहाँ सारा कंटेंट आपको मिलेगा। सौरभ पांडे UPSC.com ये वेबसाइट देखना। यहाँ पे आपको आज अक्टूबर वाली मैगजीन भी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग जाके उससे डाउनलोड कर लेना। पहले GES रिपोर्टर थी, अब इस वेबसाइट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आप अपने टेस्ट और ये सब देते रहे, उससे भागना नहीं है। अब देखो जब भी कोई यहाँ पे हम जो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्लैडिंग है, ये अभी हमने देखा ना, क्लैडिंग है, कोर है। अब यहाँ क्या है कि लाइट के माध्यम से सिग्नलिंग करना, तो देखो इस तरीके से, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसके माध्यम से जो भी ये सिग्नल है वो आपके या इंटरनेट है उसको आपका सेंड किया जाता है, ये इस मेथड के माध्यम से। ऑप्टिकल जो फाइबर्स हैं
इनके कंटेक्स्ट में देखा जाए। सो इस ऑप्टिकल फाइबर में आपके पास सिलेंड्रिकल स्टैंड है, स्टैंड ऑफ ग्लास है। अब इसका कितना डायमीटर है, लाइक दैट डायमीटर क्लोज टू ह्यूमन हेयर, जैसे हमारे बाल होते हैं इस इतने साइज़ का डायमीटर है। अब इसके माध्यम से टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, टेलीफोन्स और ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको सेंड किया जा सकता है एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये ऑप्टिकल फाइबर आपका फैसिलिटेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, जैसे विजिबल लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव, थर्मल रेडिएशंस, ये सारी अगर बात की जाए तो जो प्रयास किया जा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल गाइड लाइट थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स और लाइट पाइप्स टू सेंड कोडेड सिग्नल्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो सिग्नलिंग है, जैसे इमेज है, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीज़ें हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो एक प्रोसेस है उसके या फेनोमेना है जिसके माध्यम से चीज़ों को सेंड किया जा सकता है। अब इसमें भी आपका क्या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बीम ऑफ लाइट का इस्तेमाल जो है वो करता है। तो जैसे ही बीम ऑफ लाइट, जैसे मान लो एक ग्लास है, बीम ऑफ लाइट ऐसे पड़ेगी, फिर ऐसे पड़ेगी, ऐसे 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 रिफ्लेक्ट होकर जहाँ जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो रीच कर सकती है। जैसे ये डायग्राम से भी चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट, यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज अ केस ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से ये आपका सेंड किया जा सकता है। सो यहाँ पे क्या है, एक टर्म यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मतलब लेवल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी एक प्रोसेस है, ठीक है। एक तो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये सरफेस है, इस टाइप से इसे है ना, जैसे सपोज करो ये एक सरफेस है, यहाँ लाइट गई और ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब मान लो यही अगर लाइट ऐसे करके और ऐसे इसको बाईपास कर गई, ये इसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हर मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्शन कैपेसिटी होती है, तो इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन किस मटेरियल की कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट का मूवमेंट आपका जो है आपका होता है। सो इसी को हम टोटल इंटरनल जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शब्द बोलते हैं। अब देखो ये सब न्यूज़पेपर में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा हाई लेवल कंटेंट है, इसी को एडवांस करंट अफेयर्स बोलते हैं। अब इसमें हम पॉलिटिकल न्यूज़ और ये सब वो सब, अब जैसे मान लो टनल में क्या हो रहा है, ये सब तो न्यूज़ है, लेकिन वो हमें नहीं देखना है। आपको यही देखना है कि यही करंट अफेयर्स, एडवांस करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए जो चाहिए वो यही है, इससे भागना नहीं है। सो यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें तीन कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो ट्रांसमीटर होता है जो इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कैरी करता है, फिर एक रिसीवर होता है। तो आपके पास ट्रांसमीटर है, आपके पास फाइबर है और आपके पास रिसीवर है। ट्रांसमीटर से जो सिग्नल को कोड करेगा, फिर जो पाइप है, जो ऑप्टिकल फाइबर है, उससे वो ट्रांसमिशन होगा, और फिर आपके पास जो रिसीवर है जो कि इन्फॉर्मेशन को, जो कि लाइक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनकोडेड सिग्नल, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करेगा, फिर डिकोड जो है वो किया जाएगा। अब इसमें कहा गया कि जैसे मान लो क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे जैसे किया जाएगा, उससे धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का भी या जो ऑप्टिकल फाइबर से इनका एप्लीकेशन भी इंक्रीज़ होगा। तो देखो यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटम टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बेस्ड होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ पे। सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पर ये बेस्ड होती है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी हम कहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स पिछले साल जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं वो इसी फील्ड में दिए गए। क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई की फील्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो कि सामने आएंगी, और यही एक बड़ा फैक्टर है कि बजट 2020 के अंदर भारत ने 8000 करोड़ का नेक्स्ट 5 ईयर में इन्वेस्टमेंट की बात की थी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें। तो इसके लिए नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, और इसमें जैसे लाइक फॉर एग्जांपल किस तरीके से कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम करते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, इस पर फोकस किया गया था। स्किल्ड मैन पावर को कैसे जो है लेकर आएँ, रिसर्च कैसे बूस्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लाएँ, स्टार्टअप्स कैसे लाएँ इस फील्ड में, इस पर फोकस आपका किया गया है। एंड कम्युनिकेशन है, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग, बहुत सारे एरियाज़ में जो डिफरेंट प्रॉब्लम एराइज हो रही हैं, तो वो क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम सॉल्व करें। बहुत सारे एरियाज़ में इसके जो एप्लीकेशन उसको कैसे बूस्ट किया जाए, एरोस्पेस है, वेदर प्रिडिक्शन है, कम्युनिकेशन है, साइबर सिक्योरिटी, इन एरियाज़ में कैसे इनके एप्लीकेशन को इंक्रीज़ आपका जो है वो किया जाए। तो ये चीज़ हमें हेल्प भी करेगी, हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ये मदद भी करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये काफ़ी इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात की गई है अंडर द नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो देखो आपने क्या सीखा अभी इसमें, साइंस के टॉपिक को समझा। एक तो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, दूसरा आपने जो सीखा वो है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं
द मैकेनिज्म दैट रिमूव द अनफिट सेल बिफोर यू आर बॉर्न, ये एक टॉपिक है, इसमें देखो मेंस का तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा, साइंस का स्पेशल इशू जो पब्लिश हुआ है उस पर ये है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन एम्ब्रियो के ऊपर कंटेक्स्ट है ये, ह्यूमन एम्ब्रियो पर एक कुछ पॉइंट है, बस आप उसको ध्यान दे लेना। प्रीलिम्स के लिए इसको नोट करना, प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में आप नोट कर सकते हो। देखो जब ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, तो जैसे हम बहुत ही छोटे उसमें से जैसे 4 सेल्स होंगे, 2 सेल्स, 4 सेल्स। देखो पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल जो वो मिलते हैं, उसके बाद 2 सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स, 8 सेल्स, 16, फिर ये ब्लास्टोसिट्स बनता है, फिर फीटस 4 वीक का होता है, 10 वीक, 16 वीक, इस टाइप से ये सारा होता है। तो ये देखो ये पूरा प्रोसेस होता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। स्टडी कहती है कि देखो कुछ ऐसे सेल्स आते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका जो ये देखते हैं कि इस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, वो थोड़े समय के लिए आएंगे और फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे सेल्स को आइडेंटिफाई आपका किया गया है, अभी हाल फिलहाल जो है ऐसे सेल्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। तो एक ब्लॉब क्रिएट होता है, मतलब जैसे सेल्स थोड़े से इकट्ठा होके ये एक साइड एम्ब्रियो के एक साइड इकट्ठा होते हैं और यही ब्लॉब धीरे 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 पूरा जो बच्चा है वो बनता है, जैसे फिर उसके हाथ, पैर, मुंह, आँख सब कुछ जो है वो बनता है। सो दिस ब्लॉब इज कॉल्ड इनर सेल मास। और इसमें ऐसे कई सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें धीरे धीरे वो बन जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे जो सेल है वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होकर डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहा है, इसको, इस प्रॉपर्टी को जो बोला भी जाता है प्लूरीपोटेंसी शब्द बोला जाता है। और ये टर्म हमने पहले भी डिस्कस किया, टोटीपोटेंसी एंड प्लूरीपोटेंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के कंटेक्स्ट में ये चीज़ हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस भी कर रखी है। पूरी की पूरी जो ह्यूमन बॉडी है इट टेक शेप फ्रॉम दिस ब्लॉब एंड साइंटिस्ट इस पे जो है स्टडी भी कर रहे हैं कि कौन सी प्रोटीन, कौन सी जीन जो है इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है, कैसे फैसिलिटेट वो कर सकती है। और इसमें एक कहा गया कि एक जीन होती है जिसका नाम है HERVH, वायरस लाइक जीन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग प्लूरीपोटेंसी। तो आपको याद रखना है, रिसेंटली HERVH न्यूज़ में थी, ये क्या है? तो ये बेसिकली क्या है कि ये जीन प्रेजेंट होती है जो कि फैसिलिटेट करती है कि जो ये सेल्स प्रेजेंट है एम्ब्रियो के अंदर वो प्लूरीपोटेंसी की अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखें, मतलब मल्टीप्लाई होते रहें। क्योंकि अगर मान लो बच्चा है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, तो अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कई प्रकार के प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे कई सारी जो सेल्स हैं उनको भी स्टडी भी किया गया है। ज़्यादातर जो सेल हैं दे एक्सप्रेस HERVH बट नॉट नॉन कमिटेड सेल्स दैट इवेंचुअली डाई। तो देयर आर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि HERVH जीन कैरी करते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो नॉन कमिटेड होते हैं एंड दीज सेल्स जस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसके माध्यम से सेल्स ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एंड दीज सेल्स विच फैसिलिटेट सच थिंग वो फिर डाई कर जाते हैं। तो ऐसे कुछ सेल्स जो हैं वो हाईलाइट की। अब इसी में एक टर्म मेंशन्ड है जो हमें जानना है, दैट इज जंपिंग जीन। ये देखो ये भी एक टर्म आ गया आपके लिए, दैट इज जंपिंग जीन, और इसी को ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखना। एक तो जंपिंग, जैसे पिछली बार माइक्रो DNA के ऊपर आया था, ट्रांसपोसेबल एलिमेंट या फिर जंपिंग जीन। तो ये क्या, दीज आर द DNA सीक्वेंस जो कि एक लोकेशन से, मतलब मान लो ऐसी जीन्स जो एक जगह प्रेजेंट है एंड दे विल मूव टू द अदर साइड, इन्हें हम जंपिंग जीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाते हैं। ये पहली बार ये बारबारा मैक्लेटॉक करके हैं, तो इन्होंने जो है इनको आइडेंटिफाई भी किया था, और इन जीन्स को ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। पहली बार डिस्कवर भी किया गया था, मेज प्लांट के अंदर डिस्कवर किया गया था। एंड जंपिंग जीन्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोसोन, और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, दे आर टाइप ऑफ सेल जो, जैसे मान लो जो सेल्स पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं है उन्हें हम प्रोकैरियोट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी जो इंटरनल चीज़ें लैक करती हैं। यूकैरियोट जो, जैसे जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स पूरी तरीके से डेवलप्ड हैं, वो सेल्स में न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, हर चीज़ प्रेजेंट है, तो वो आपके यूकैरियोट्स आपके कहलाते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये ऐसे DNA सीक्वेंस होते हैं जो कि एक लोकेशन से दूसरे तक मूव कर सकते हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी टू बोथ रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड इंसर्ट एल्सवेयर इन द जीनोम। जीनोम का मतलब जो आपका जेनेटिक मेकअप है उसकी बात की जा रही है। तो जैसे मान लो कोई भी पूरा का पूरा जो जीनोम है वो ऐसे ये सीक्वेंस होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, मूव करके अपने आप को क्रिएट करेंगे और
मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो ऐसे इनको हम ट्रांसपोसन शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर जंपिंग जीन जो है इनके लिए ये शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगेन आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। और जो एडवांस करंट अफेयर्स का जो आपका 7th टेस्ट है इस संडे को शेड्यूल्ड है। 6th टेस्ट का रिजल्ट आज पब्लिश हो जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में आ जाएगा। और ये टेस्ट आप सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हाई स्कोरिंग ऑप्शनल हैं, कुछ क्लासेस आप लोग जो है यूट्यूब में भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो आप लोग जो भी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, उस कोर्स का जरूर से हिस्सा बने, क्योंकि उसमें आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पॉट्स टीनेज गैलेक्सी। तो यहाँ पे एक टर्म हम सीखेंगे, वो है टीनेज गैलेक्सी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय टीनेज गैलेक्सी। इसको थोड़ा सा सीखते हैं। तो गैलेक्सी, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है दैट इज़ अब देखो ये सब साइंस के टॉपिक्स हैं, न्यूज़पेपर में ही है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो ये गैलेक्सीज हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। सो एक कुछ पॉइंट्स हमें इस पे ध्यान रखना है कि जो गैलेक्सीज होते हैं उसमें मेजर जो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आर्गन, निकल एंड सिलिकॉन। ये मेजर एलिमेंट्स गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन को गैलेक्सी DNA भी बोलते हैं। अब ये टर्म याद रखना कि पहली चीज़ तो आप ये देखो कि जो गैलेक्सी है उसमें टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो टोटल आपके पास 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। दूसरा आप याद रखो कि ऐसी जैसे दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी वो ये है कि जो मतलब किसको गैलेक्सी का DNA माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में पूरी फंक्शनिंग DNA पे निर्भर करती है, तो हमारे शरीर में DNA, इसी तरीके से गैलेक्सी के DNA को किसको माना जाता है, तो वो ऑक्सीजन को माना जाता है। ये प्रीलिम्स में एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं टीनेज गैलेक्सी। तो जो गैलेक्सी जिसकी एज 2 से 3 बिलियन साल की होती है उसे एकदम टीनेज गैलेक्सी शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक टर्म है दैट इज, ये प्रश्न पूछा भी गया, दैट इज अबाउट द जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर है। तो ये टेलीस्कोप है जो कि बेस्ड है इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें विजिबल लाइट होती है, उसमें इंफ्रारेड भी होता है। तो जो ये टेलीस्कोप है ये बेस्ड होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड वाले पार्ट को इस्तेमाल करता है। तो वो ज़्यादा आप कह सकते हैं जो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता है वो बेटर तरीके से कर सकता है। लाइट की अवेलेबिलिटी ना हो तब भी वो जो है ऑब्जर्व कर सकता है। तो US नेशनल मतलब नासा ने और इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी ने मिलके इस टेलीस्कोप को लॉन्च भी आपका किया था। एंड ये यूजिंग द दिस एरियन 5 रॉकेट का इस्तेमाल करके इसको लॉन्च किया आपका गया था। एंड इट विल सक्सीड, मतलब पहले जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसकी जगह ये टेलीस्कोप जो है इस्तेमाल आपका होगा। जेम्स ई वेब एक फेमस एडमिनिस्ट्रेटर थे, अलग अलग इंपॉर्टेंट जो मिशंस थे नासा के उसमें, जिसमें चाहे वो मरकरी है, जेमिनी है, अपोलो है। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो टेलीस्कोप है इंफ्रारेड रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। और वो इंफ्रारेड रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करने की वजह से इवन ऐसी चीज़ें जो कि मतलब बहुत ही धुंधला सा रहता है, हबल टेलीस्कोप भी जिसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता था उसको ये ऑब्जर्व कर सकता, हाई रिजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी ग्रेव रिस्क कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। ये IR का टॉपिक है। अब इसमें इन्होंने प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, मतलब ये है कि वर्ल्ड में जो कई प्रकार के डिसऑर्डर हैं और इस समय प्रेजेंट कंटेक्स्ट में वो कौन कौन से, उसकी इन्होंने एक प्रकार की लिस्टिंग कर रखी है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो IR के अंदर, दैट इज प्रेजेंट वर्ल्ड डिसऑर्डर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर्स या जो इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट वर्ल्ड डिसऑर्डर, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना आपको, प्रेजेंट वर्ल्ड डिसऑर्डर। अब इसमें देखो कि जैसे मान लो कई चीज़ें हैं, अब जैसे मान लो कई लिबरल डेमोक्रेसी हैं, वो आपका कई प्रकार के डेंजर्स फेस कर रहे हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, फिर जो है इजराइल पर अटैक हमस के द्वारा हो गया, फिर यूक्रेन के ऊपर अटैक रशिया के द्वारा हो गया। ये सब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस आपकी की जा रही हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए। फिर आपका जैसे देखा जाए तो यहाँ पे इजराइल हमस का एक इशू चल रहा है, ये है। अब यहाँ पे ये भी देखा जाए कि गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी का जो इलाका है वहाँ पे US ने भी अपना पूरा नेवी और ये सब खड़ा कर दिया। फिर इसमें ईरान इन्वॉल्व हो जाएगा, ईरान और US के बीच का कन्फ्लिक्ट चांस राइज हो सकता है, ये एक स्थिति बनी आपकी रहेगी। फिर चाइना की अगर बात किया जाए तो चाइना भी एक प्रकार से वहाँ पे देखो, चाइना का कुल मिला के एम ये है कि वो
यूएस के डोमिनेशन को ख़त्म करना चाहता है, एक तो उसका एम ये भी है। और जैसे कई ऐसे इश्यूज हैं जैसे ताइवान है और ये सब एरिया पे यूएस का फोकस ना जाए, तो इस एरिया में अगर सपोज करो वेस्ट एशिया में टेंशन क्रिएट होगा तो यूएस का सारा फोकस वेस्ट एशिया में, उसका ताइवान पे इतना फोकस नहीं जाएगा। अफगानिस्तान से भी यूएस इसीलिए गया था कि वो फोकस ताइवान या फिर जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है उस रीजन पे अपने फोकस को करना चाहता है। चाइना ये चाह रहा है कि वेस्ट एशिया में अगर यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा एक बार तो ताइवान पे उसका फोकस नहीं रहेगा, तो ये भी एक एम है। फिर वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन, फिर आपका इंडो पैसिफिक का इलाका है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी लगातार जो इंडो पैसिफिक है जिसमें क्वाड कंट्रीज़ हैं उस पर भी फोकस कंटिन्यूस बेसिस में है कि चाइना जो कि एक समुद्री पावर बनना चाहता है उसको कैसे इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक ओशन रीजन में काउंटर किया जाए, और उसमें इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग भी आपका एग्जिस्ट जो है करती है। फिर इसके बाद कई प्रकार के टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स भी हैं। आज जो एआई का इस्तेमाल कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है, जनरेटिव एआई का इस्तेमाल हो रहा है, डीप फेक्स हैं जो कि हमारी सोच, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पे सोच और सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना। हमारी सोचने की क्षमता, कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स एक शब्द इस्तेमाल होता है कि आपके विचारों की जो आना है। उसके बाद जैसे ह्यूमन रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो ह्यूमन मेमोरी है, इमोशंस हैं, विचार हैं, वो ज़रूरी हैं। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हम रिलेशन डेवलप ही नहीं कर सकते। इंसान दूसरे से के साथ अपने रिलेशन डेवलप ही नहीं कर सकता। सोसाइटी पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी अगर हमारे पास मेमोरी नहीं है, हमारे पास इमोशन नहीं है, हमारे पास जो है सोचने की क्षमता नहीं है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न, एक बहुत बड़ा एक कंसर्न जो है हो सकता है। और जैसे डीप फेक सिंड्रोम और इनकी वजह से एक नए प्रकार का जो थ्रेट है वो आपका एराइज हो सकता है। एआई का इस्तेमाल मिलिट्री सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी बहुत डेंजरस है, इसलिए एआई को थोड़ा इथिकल और रिस्पॉन्सिव बनाना जरूरी है। एआई के माध्यम से कई प्रकार के जो है अटैक्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्सियल अटैक्स हो सकते हैं, जैसे पॉइजनिंग है। इसके तहत जो है डिग्रेड अ मॉड्यूल एबिलिटी टू मेक रेलिवेंट प्रिडिक्शंस, जैसे पॉइजनिंग एक शब्द है। फिर बैकडोरिंग है विच इन्वॉल्व्स अ मैलिशियस ट्रिगर इनपुट दैट कॉजेज एआई मॉड्यूल इनटू मिस क्लासिफाइंग इनपुट्स। तो देखो ये टर्म से याद रखना कि रिसेंटली पॉइजनिंग और बैकडोरिंग ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है किसी अटैक को कैरी आउट करने के लिए, तो उसमें ये टर्म यूज़ होता है पॉइजनिंग का और बैकडोरिंग का। अब जो पॉइजनिंग है इसमें क्या है कि जैसे किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी है उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देना एआई के इस्तेमाल, क्योंकि वो डेटा पर होगा और उस डेटा को मैनिपुलेट कर दिया जाए तो प्रिडिक्शन की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद बैकडोरिंग है जिसमें क्या है कि इसका इस्तेमाल करके चीज़ों को मिसक्लासीफाई किया जा सकता है। मिसक्लासीफाई किया जाएगा तो देखो आज के समय में हर चीज़ डिजिटल सिस्टम पर बेस्ड है। चीज़ अगर मिसक्लासीफाई होंगी तो रॉन्ग आउटपुट मिलेगा और उसका अपना नुकसान होगा। तो पॉइजनिंग और बैकडोरिंग बेसिकली एडवर्शियल अटैक के फॉर्म हैं जो एआई के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये टर्म भी आपको थोड़ा सा यूज़ करना है। फिर क्वांटम कंप्यूटर्स जो अभी हमने देखा भी है, अब ये क्वांटम कंप्यूटर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोनों एक बड़े चैलेंज आगे इसके समय में होंगे अगर हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अपना एडवांसमेंट नहीं करेंगे। यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यूपीएससी में अभी आप जाके वो लेक्चर मैंने एक वीडियो डाला है देख लेना, और उसमें लिस्ट भी पड़ी है यूपीएससी की वेबसाइट पे देखना। 80 से 85% पूरे के पूरे बच्चे जो सेलेक्ट है ना, बीई, बीटेक, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी साइंस, उसी फील्ड से हैं। जाके देखना, आप लिस्ट देखना। बीए में और जो करते हैं मतलब या हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो तो मान लो कि अब क्या बोला जाए, मैंने एक वीडियो अलग से बनाया गया है, आप देख लेना। अब इसमें आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार जो है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, आपको ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना पड़ेगा जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर देखो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स तो जो नॉर्मल आज के कंप्यूटर्स हैं ना उसको बाईपास कर सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। फिर आज के समय में हेल्थ रिस्क भी है, पैंडेमिक और ये सब भी है। एक टर्म यूज़ होता है दैट इज़ जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक भी साइबर अटैक के टर्म के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके तहत क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपका, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं, इससे पहले ही हैकर को पता चल गया और उसने, आप अवेयर भी नहीं हो लेकिन सामने वाले को पता है, वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा, अटैक अपना कैरी आउट करेगा और उसके बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, इसके ये लूप होल्स हैं। तो ऐसा जो अटैक होता है उसे हम जीरो डे अटैक बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज जीरो डे अटैक। ये शब्द जो है इस्तेमाल होता है, इसको आप रीड कर लेना। ये पीडीएफ पूरे इसी फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सौरभ पांडे यूपीएससी जो है, एक तो सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक दिया है उस पर चले जाना। दूसरा आप www.saurabpandeyupsc.com वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पॉलिटी का टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, इस पर कुछ आर्गूमेंट्स लिए हैं मैंने। ये पॉलिटी का टॉपिक, आज बहुत सारे टॉपिक्स आपके आए हैं, ठीक है।
देखना तो रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस पर देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, तो इसमें 3 मेजर जुरिडिक्शन, एक ओरिजिनल है, अपलेंट और एडवाइसरी है। और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक्ट करता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और कोर्ट ऑफ अपील। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कई लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, कोई लॉ है तो उनको इंटरप्रेट करना, और अपील का मतलब मान लो हाई कोर्ट में कोई केस है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील आपका करना। तो यहाँ पे कहा यह गया है कि लाइक कोर्ट्स, जो कोर्ट की अगर बात करें तो ये डिफरेंट, जैसे सिंगल, डबल जज बेंच, 3 जज, 4 जज, ऐसे 5 जज, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 7 जजेस की आपकी बनती है। तो यहाँ पे क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 5 to 7 to 9 जजेस आपके होते हैं। आर्टिकल 145 जो 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेट करने को प्रोवाइड करता है। आर्टिकल, ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए याद रखना, आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3। अब इसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं जो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए होते हैं, जो कि एज पर आर्टिकल 143 के अगर कोई रेफरेंस किया जाता है, मतलब अगर एडवाइसरी मांगी जाती है तो उसमें 5 जजेस का इस्तेमाल करके, और फिर जो अपना चीज़ें हैं, पॉइंट्स है, वो आपके रखे जाते हैं, जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं। केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिवीज़न बेंच के द्वारा या फुल बेंचेस के द्वारा आपके सुने जाते हैं, ठीक है, लाइक है ना। और चार्जेस दैट अ पुलिस कमिश्नर अब्यूज्ड हिज पोजीशन, कई प्रकार के जैसे जो चार्जेस हैं, अलग अलग जो केसेस हैं, वो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 जज 3 जज बेंचेस में जो है वो किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे, जैसे सेकुलरिज्म से रिलेटेड चीज़ें हो गई, प्रियम्बल ऑफ द, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पैसेज भी डिलीटेड फ्रॉम कुरान और सेकुलरिज्म भी रिमूव फ्रॉम द प्रियम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कई ऐसे PIL हैं जो आपकी आती रहती हैं, कई प्रकार के, है ना, मतलब कई प्रकार की PIL जो है कोर्ट में आती रहती हैं, तो उनको सुनना, फिर उसमें कई प्रकार के जजमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करना। तो इससे कई PIL भी हो गए, केसेस भी हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से रिलेटेड जजमेंट्स देना वो भी हो गया। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं। अब होता क्या, मेन तो काम जस्टिस देना है ना, अपील जारी उनको तुरंत सुनना और केसेस करना। अब इसमें क्या है, कोर्ट के बहुत सारे जो है, अब जैसे ऑक्टोपस होता है ना, उसके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, तो कोर्ट ने भी ऐसे बहुत सारे अपना एक्टिविज्म की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे अपना प्रेजेंस इंक्रीज कर लिया है, और ऐसे एरियाज में भी एंटर हो गया जहाँ पे जो काम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी का है। सो मार्च 1984 में 10th लॉ कमीशन ने प्रपोज किया सुप्रीम कोर्ट टू स्प्लिट इनटू 2 डिवीजन, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और दूसरा लीगल डिवीजन। 2 डिवीजन, मतलब 2 डिवीजन होना चाहिए, ये 10th लॉ कमीशन ने बोला है। एंड यहाँ पे क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो डायरेक्टली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन से रिलेटेड हो। 11th लॉ कमीशन ने भी 1988 में कहा कि जैसे वुड मेक जस्टिस मोर वाइडली अवेलेबल एंड वुड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द फीस दैट लिटिगेंट हैड टू पे। तो यहाँ पे मतलब जो भी, अब देखो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ता है तो बहुत महंगा भी है, सब लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, वकील और ये सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो जस्टिस को कैसे वाइडली अवेलेबल किया जाए, इस पर फोकस किया गया। दूसरा, जो जस्टिस के लिए फीस पे करना पड़ता है तो वो कैसे कम किया जा सकता है। बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कहा गया कि एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। तो देखो, एक तो ये कहा गया कि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या जो भी इंटरप्रिटेशन उसके कंटेक्स्ट में उनके केस देखा जाए। अपील के कंटेक्स्ट में आप नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का गठन कर सकते हैं, तो जो भी अपील है वो डायरेक्टली वहाँ पे सुनी जा सकती है। तो इसमें क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सुना जा सकता है। फिर इसके बाद 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट है, उसने भी रीजनल बेंचेस की बात की। जैसे अभी तो सारा दिल्ली में ही है, तो दिल्ली के अलावा चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई है, तो जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं उसके लिए आप इन बेंचेस, रीजनल बेंचेस बनाई जाएँ सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि अभी देखो सबको, फिर अगर केस है तो सबको दिल्ली ट्रैवल करना, होटल का खर्चा, रहना, वकील का खर्चा बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉमन आदमी नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट फाउंड कब किया गया था? जनवरी 28, 1958 अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दिल्ली में जो है इसके एस्टैब्लिश एज पर द आर्टिकल 130। तो देखो, आर्टिकल 145, आर्टिकल 143, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 130, ये 4 आर्टिकल्स के बारे में आपको पता चल गया। ऐसे सारे आर्टिकल्स तो याद नहीं रहेंगे, बट ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो, ये कुछ कंटेंट आपको याद रखना है। देखो, एक चीज़ याद रखना कि पूरा एडिटोरियल में सारी कहानी नहीं करनी है। अगर आप पूरे एडिटोरियल में सारी कहानी करोगे ना, जैसे अब ये वे फॉरवर्ड, ये, तो वो आप उनके व्यूज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं जो भी लिखते हैं ना, तो उसमें कंटेंट को फिल्टर करना पड़ता है। आपके काम का क्या है, पूरी लाइन टू लाइन अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ना तो आप बहुत क्रिटिकल हो जाओगे, वो सही नहीं है।
चलो क्वेश्चन देख लो, डॉलराइजेशन इज नॉट द वे फॉरवर्ड फॉर अनस्टेबल इकोनॉमी। तो अस्थिर अर्थव्यवस्था के लिए डॉलरीकरण कोई रास्ता नहीं, चर्चा करें। 10 नंबर का क्वेश्चन है। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करो। ये नंबर लिख लो 9057921649। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, कोई भी इशू हो। कॉल मत करना, खाली मैसेज करना, ठीक है। तो सौरभ पांडे CSE ऐप जो है इसको डाउनलोड करो। क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, कोई भी इशू है, अगर बहुत अर्जेंसी होगी मैं खुद आपको रीच करूँगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आप लोग जरूर से ज्वाइन करें। आज 30% जो ऑफ का लास्ट डे है। हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, कंटेंट सब कुछ एक्सेस कर लोगे। और ये बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, इस कोड को यूज़ करना SPUPSC10, इस कोड से आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर नया बैच भी लाऊंगा, बट उस नए बैच में भी आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस ही होंगी। तो अभी आप लोग कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप अपना पूरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और ये सब चीज़ें आप कंप्लीट हो जाएंगी। फिर 7th टेस्ट जो है एडवांस करंट अफेयर्स का इस संडे शेड्यूल्ड है। ये भी सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर ही आपका है, तो ये भी ध्यान रखना है। 7th जो टेस्ट है ये है, 6 टेस्ट ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आप जा सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर पोस्ट चाहो कर सकते हो। PDF भी ये वाला आपको यहीं से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आए थे इसलिए थोड़ा सेशन 15-20 मिनट लेट हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।